प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर हाथों में थामी है, तब से एक से बढ़कर एक आर्थिक चुनौतियां सर उठाए सामने खड़ी हैं। महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, गरीबी। 5 साल के अंत में उन्हें इन्हीं कसौटियों पर आंका जाएगा। मोदी कोशिशों में जुट भी गए हैं। बाकी मोर्चों पर मुकम्मल फर्क दिखते दिखते तो वक्त लगेगा, लेकिन यूएस दौरे पर निकलने से ठीक पहले जब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव से स्टेबल कर दी, तो आने वाले दिनों के संकेत भी मिलने लगे। But the people of India are untouched. Their politics are confined to bread and salt. हैरानी होती है कि गांधी के पहले संबोधन के 100 वर्ष बाद भी भारत का एक बड़ा हिस्सा नमक रोटी की जद्दोजहद में मारा जा रहा है। एक तिहाई भारत का पेट अब भी पीठ से मिला हुआ है। भूख भारत की सबसे बड़ी, जिसे मिटाने की तमाम कोशिशें दशकों से मात खा रही हैं। अब भारत के नए प्रधानमंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि नई सरकार भारत के गरीबों के लिए समर्पित है। कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। क्या ये चुनौती छोटी है? आजादी के बाद आने वाली तमाम सरकारों ने कोशिश की, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या अमेरिका जैसे देश की पूरी आबादी के बराबर बनी रही। 1/3 लोग अब भी उस रेखा के नीचे रहते हैं, जिसके लिए पिछली तमाम सरकारें आंकड़े बनाती रही। सुरेश तेंदुलकर पैनल के मुताबिक 2011-12 के बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या भारत में 36 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें पिछले आंकलन से 35% का इजाफा हुआ है। विडंबना देखिए कि महंगाई के इस दौर में सी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण इलाकों में हर दिन 32 रुपए खर्च करने वाला और शहर में 47 रुपए खर्च करने वाला गरीब नहीं है। नरेंद्र मोदी का नजरिया अलग है। वो मानते हैं कि 125 करोड़ की आबादी देश की ताकत बन सकती है। खास तौर पर 35 साल से कम उम्र के 65% लोग दुनिया के सबसे ताकतवर वर्कफोर्स बन सकते हैं। आज भारत में 65% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप से नीचे है। 35 से कम आयु के 65% जिस देश के पास नौजवान हो, जिसके पास ऐसी सामर्थ्यवान भुजाएं हो, जिसकी उंगलियों में कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया से जुड़ने की ताकत पड़ी हो, जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृतसंकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। यहां मोदी बार बार लौटकर गांधी के पास आते हैं। नरेंद्र मोदी ने भूख से लड़ाई को गांधी फॉर्मूले से लड़ी गई आजादी की लड़ाई की तरह आजमाने की अपील की है। उनका मानना है कि अगर ये लड़ाई जन आंदोलन बन जाए तो भारत भूख से मुक्त हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई खादी पहनता है तो आजादी के लिए पहनता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है तो आजादी के लिए पढ़ाता है, कोई किसी भूखे को खाना खिलाता है तो आजादी के लिए खिलाता है, कोई सफाई करता है, झाड़ू लगाता है तो आजादी। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ये दिशा दी, ये सामर्थ्य दिया, और हर हिंदुस्तानी को लगने लगा कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मोदी का कहना है कि काम करने वाला हर इंसान अगर ये सोचे कि उसका हर पल देश के लिए जा रहा है,
तो तस्वीर बदल जाएगी। गरीबी मिटाने और देश को विकास की पटरी पर लाने के लिए मोदी ने तमाम नारे दिए। तमाम देशों को लुभाने के लिए कभी 3D का नारा दिया तो कभी कहा मेक इन इंडिया। निवेश के लिए माहौल बनाने से लेकर निर्माण के लिए जमीन तैयार करने की कोशिशों में जुटे मोदी अपने मिशन में कितना कामयाब होंगे, ये अभी वक्त के अथाह में डूबा हुआ है। आज तक ब्यूरो। विकास एक ऐसी चीज है जो आंकड़ों में भी झलकती है, आंखों से भी दिखती है। चमचमाता देश चाहिए तो निवेश चाहिए। सत्ता संभालते ही नरेंद्र मोदी ने देश से लेकर विदेश तक यह पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि भारत में निवेश के लिए बेहतर माहौल है। आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने के साथ साथ उन्होंने निवेशकों को यह संदेश दिया कि निवेशकों को सरकारी दफ्तरों, मंत्रालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, अगर आपको लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए तो भारत से बड़ी कोई अवसर की जगह नहीं हो सकती भाई। हम इस पर बल दे रहे हैं और मेक इन इंडिया के लिए आखिरकार बाहर से लोग आते समय क्या कहते हैं, साहब आते तो है लेकिन सरकार में इतने धक्के खाने पड़ते हैं, इधर जाए उधर जाए। अब मैं आपको कहता हूं वो दिन चले गए। पेट में अन्न का एक दाना नहीं था, लेकिन आवाज में वही दम था। गुहार उतनी ही गंभीर थी। जरूरत की भूख से भरी आवाज के साथ नरेंद्र मोदी बार बार अमेरिका के कुबेरों से कहते रहे कि भारत बदल गया है। पुरानी सरकारों की लाल फीताशाही और टैक्स की तिकड़में दूर कर दी गई हैं। यही बात अमेरिका रवाना होने से पहले उद्योगपतियों से मुलाकात में भी उन्होंने कही। साथ ही निवेश के खतरे उठाने वाले उद्योगपतियों को आश्वस्त भी किया कि अब उनका पैसा डूबेगा नहीं। जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं तो दुनिया के लोग आए। आज दुनिया के हर उद्योगकार को उत्पादन तो करना है, मार्केट अवेलेबल है, उसकी चिंता यही है कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे हो, इफेक्टिव गवर्नेंस की सुविधा कैसे मिले, अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी कैसे हो, उसको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स कैसे मिले, अपने मुलाजिम के लिए, अपने अफसरों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे उपलब्ध हो। अगर इन बातों पर ध्यान दिया गया तो विदेश के लोगों को आकर के संभावनाएं बढ़ गया। और भारत जहां युवा देश है तो हम स्किल डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं। दरअसल सत्ता में आने के साथ ही नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी। पूरे देश और दुनिया को यह संदेश देना था कि भ्रष्टाचार के लिए बदनाम भारत में अब खाने वालों की खैर नहीं। अपने मंत्रियों तक को भाई भतीजावाद से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। नौकरशाहों से सीधा संवाद स्थापित किया। निवेश में दिलचस्पी लेने वालों के लिए सरकारी औपचारिकताएं कम से कम कर दी। बीमा, रेल और रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए। दुनिया को पैगाम दिया कि जल्द ही भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। 15 अगस्त को नारा दिया, मेक इन इंडिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बदनाम भारत निवेशकों के लिए नामचीन होने जा रहा है। सत्ता संभालने के पहले दिन ही उन्होंने काले धन पर एसआईटी का गठन कर अपनी गंभीरता पहले ही जाहिर कर दी थी। नरेंद्र मोदी को जब जिस मंच पर मौका मिला, उन्होंने वहीं से दुनिया भर के कारोबारियों, उद्योगपतियों को लुभाया। सूचना क्रांति में भारत की उपलब्धियों पर फख्र करते हुए सबको बताया कि सपेरों के देश में अब प्लास्टिक के आधुनिकतम चूहों से खेला जाता है। हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। नरेंद्र मोदी आशावादी हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, एक दृष्टि रखते हैं और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने प्रचार का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, बस बिजनेस की बुलेट ट्रेनों का इंतजार है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति के 3 कोण बनाए: जापान, चीन, अमेरिका। ये तीनों ही देश तकनीक, शक्ति और विकास के मानदंड बनाते हैं। नरेंद्र मोदी ने तीनों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है ताकि भारत सामरिक तौर पर भी मजबूत रहे और विकास की पटरी पर आगे बढ़ता रहे। जैसे नेता के बदलने से देश का ही आत्मविश्वास बदल गया है,
नेता बोलते हैं तो देश के बोलने का एहसास होता है, इसलिए जापान में बोलती बतियाती तस्वीरों से बहुत कुछ बदलने की उम्मीद जगी। यूं तो शिंजो आबे से नरेंद्र मोदी की दोस्ती पुरानी है, लेकिन नए पद के आलोक में उस दोस्ती का बड़ा दायरा दिखता है। जापान का वादा है कि अगले 5 वर्षों में वो भारत में 2,10,000 करोड़ का निवेश करेगा। 経済協力に関しては日本の対イン投資の対インド投資の飛躍的増大、具体的には5年間で対イン投資および日印進出企業数を倍増させることを। भारत के विकास का चेहरा सिर्फ शहरी नहीं समग्र होगा। उसमें गांव देहातों के दिन भी बहुरेंगे, गंगा के घाट भी संवारे जाएंगे। इसीलिए जापान सरकार ने गंगा पुनर्जीवन अभियान में भी मदद देने का भरोसा दिया और वाराणसी क्योटो की तरह बनाई जाएगी, ताकि गांधी का भारत भी बचा रहे और मोदी के सपनों का भारत भी हकीकत बन सके। इंसान 3 आंखों से देखता है, तीसरी आंख मन की होती है। मोदी ने सबसे पहले मन की आंख से जापान को देखा, फिर बाईं और दाईं आंखों से चीन अमेरिका पर नजर डाली। जापान से लौटते ही नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के लिए देश में लाल कालीन बिछाया। एशिया में व्यापार संतुलन के साथ साथ सीमा विवाद निपटाने और शक्ति संतुलन कायम करने के लिए चीन से बेहतर रिश्ता जरूरी है और चीन ने इस बात का भरोसा दिलाया कि सीमा विवाद जल्द ही इतिहास होगा। चीन और भारत दोनों सक्षम है बातचीत के द्वारा अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। चीन और भारत डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, इसलिए कोई अलग आर्बिट्रेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। अभी भी वे चीन के साथ व्यक्तिगत भी मेरे संबंध अच्छे रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति अभी भी आए थे और बॉर्डर डिस्प्यूट को हम मानते हैं कि वे बॉर्डर डिस्प्यूट है और कई बातों में हमने चर्चा की है। वो चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि हम मिलकर के बहुत ही जल्द इस समाधान को करेंगे, इसलिए हमें कोई आर्बिट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिलचस्प है कि जो चीनी लद्दाख के चुमार में घुस आए थे, वो धीरे धीरे अपनी सीमा में लौट गए। चीन के साथ 12 समझौते हुए। चीन भारत में $20 अरब का निवेश करेगा। एशिया में 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से हाथ मिलाने के बाद मोदी अमेरिका के लिए उड़े। भारत और अमेरिका के राजनयिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में दीवानगी का आलम था, जैसे कि नेता नहीं कोई 5 सितारा अभिनेता आया हो। मोदी और ओबामा दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि देश और दुनिया की बेहतरी के लिए भारत अमेरिका को मीलों साथ चलना है। मेरे पास मैन पावर है, आपके पास पैसे हैं, मेरे पास टैलेंट है, आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है। दोनों को मिला करके हम इस चीज को कर सकते हैं और 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव इन्हीं चीजों से आ सकता है और इन चीजों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका तकनीक, प्रगति और शक्ति का सिरमौर है। चीन भी शक्ति, प्रगति और अपने ढंग की तकनीक से दुनिया भर में तेजी से पसर रहा है और जापान आकार में छोटा होकर भी बड़े कारनामों का देश है। इन तीनों देशों से बेहतर संबंध के पुल तैयार कर नरेंद्र मोदी ने विकास के राजमार्ग का काम तेज किया है। आज तक ब्यूरो। महात्मा गांधी की कई और नीतियां हैं, कई और बातें हैं, सिखाई हुई कई और चीजें हैं जो पूरा देश सरकार में देखना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चीजों को उठाकर उन्हें आगे ले जाने की कोशिश की है। आज उन्हें विकास का गांधी अगर कहा जाता है और उस पर चर्चा होती है तो भी ये प्रधानमंत्री की अपनी उपलब्धि है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।